आज की इस गहन पड़ताल में या कहिए इस विस्तृत चर्चा में हम एक बेहद अहम स्रोत पर बात करने वाले हैं। मतलब हम हिंदी साहित्य के दिग्गज गजानन माधव मुक्तिबोध की एक बहुत ही कालजयी और कह सकते हैं कि एक बहुत ही जटिल लंबी कविता पर चर्चा कर रहे हैं। कविता का नाम है अंधेरे में। जी बिल्कुल। और शुरुआत में ही मैं ये स्पष्ट कर दूं कि इसे महज कुछ पन्नों पर छपे शब्दों की तरह तो बिल्कुल नहीं पढ़ा जा सकता। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक एक्सरे है। एक मनोवैज्ञानिक एक्सरे, ये बहुत ही सटीक शब्द है। और आज का हमारा मिशन भी यही है कि इस रचना की परतों को खोलें। खासकर वो जो तिलिस्मी खो है ना, मतलब वो जादुई गुफा जो इस कविता में बार बार आती है, और उसमें छिपी रहस्यमय आकृतियों के गहरे अर्थ को डिकोड करना है। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ एक साहित्यिक रचना का विश्लेषण नहीं है। मेरी राय में ये हर उस इंसान के आंतरिक संघर्ष, उसकी आत्मग्लानि और सच की तलाश की कहानी है। एक ऐसे इंसान की कहानी जो अपनी पूरी क्षमता, जिसे कवि परम अभिव्यक्ति कहता है, उसे पहचानने से डरता है। और इस डर को समझने के लिए ना एक दृश्य की कल्पना की जा सकती है। जरा सोचने वाली बात है। मान लीजिए रात के 2 बजे का सन्नाटा है, बाहर घुप अंधेरा है और कोई एक बंद कमरे में बिल्कुल अकेला है। तभी अंधेरे में ही किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। हाँ, और वो आवाज बहुत डरावनी होती है, क्योंकि कोई है जो उसी कमरे में लगातार चक्कर लगा रहा है। वो दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी मौजूदगी इतनी हावी है कि सांसें अटकने लगती हैं। एकदम सही। मतलब आमतौर पर जब किसी डर या खतरे की बात होती है तो वो बाहरी होता है ना, कोई ऐसी चीज जिसे देखा जा सके, जिससे भागा जा सके। जी। लेकिन जब वो खतरा, वो कदमों की आवाज अपने ही भीतर से आ रही हो, तब इंसान कहाँ भागेगा? कहीं नहीं भाग सकता। और यही वो मनोवैज्ञानिक जमीन है जिस पर कविता की शुरुआत होती है। जब हम शुरुआती हिस्सों को देखते हैं तो वो कदमों की आवाज किसी भूत प्रेत की नहीं है। अच्छा, तो फिर वो किसकी आवाज है? कवि स्पष्ट करता है कि वो आवाज एक तिलस्मी खोह में गिरफ्तार किसी ऐसे व्यक्ति की है जो बाहर आना चाहता है। ये तिलस्मी खोह का जो बिंब है वो बहुत गहरा है। तिलस्मी मतलब जादुई या रहस्यमय। स्रोत के अनुसार दृश्य कुछ ऐसा है कि तालाब के पार अंधेरे में पेड़ों के बीच अचानक उस जादुई गुफा का एक भारी दरवाजा खुलता है। बिल्कुल। और अंदर लाल रोशनी है, एक लाल कोहरा छाया हुआ है। हाँ, और उस कोहरे के बीच एक रक्तालोक स्नात, मतलब लाल रोशनी या कहिए खून में नहाया हुआ एक भव्य पुरुष दिखाई देता है। उसका चेहरा चमक रहा है। सही कहा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि वो कोई डरावनी आकृति नहीं है, बल्कि बहुत ही सौम्य और शक्तिशाली है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी उलझन पैदा होती है। उस शानदार आकृति को देखकर नायक खुश नहीं होता, बल्कि उसे, एक स्रोत के शब्दों में कहूं तो, एक विलक्षण शंका और गहन संदेह घेर लेता है। ऐसा क्यों? मतलब इंसान किसी अच्छी चीज से क्यों डरेगा? करने वाली बात है। मैं बता रही हूं, वो रक्तालोक स्नात पुरुष कोई बाहरी शक्ति, कोई देवता या ईश्वर नहीं है। कविता में ही नायक कहता है कि वो रहस्यमय व्यक्ति अब तक ना पाई गई मेरी अभिव्यक्ति है। एक मिनट, मेरी अभिव्यक्ति मतलब वो खुद नायक है? जी हाँ, वो पूर्ण अवस्था है, निज संभावनाओं, निहित प्रभावों और प्रतिभाओं की। यानी वो रहस्यमय आकृति खुद नायक का अपना ही वो बेहतरीन स्वरूप है। वो छिपी हुई प्रतिभा और अंतरात्मा की वो पक्की आवाज है जिसे उसने खुद ही अपने मन की किसी गहरी गुफा में कैद कर रखा है। अरे वाह! मतलब वो अपनी ही पोटेंशियल या क्षमता को देखकर घबरा रहा है। अगर मैं इसे आज के संदर्भ में एक उपमा दूं तो ये उस अलार्म क्लॉक की तरह है, या कहिए उस स्मार्टफोन के नोटिफिकेशन की तरह है जिसे बार बार स्नूज कर दिया जाता है। हाँ बिल्कुल, स्नूज बटन वाली बात एकदम सटीक बैठती है यहाँ, है ना? जी। ये अलार्म किसी और का नहीं, बल्कि अपनी ही भूली हुई महत्वाकांक्षाओं का है, अंतरात्मा की आवाज का है, जो याद दिला रही है कि असल में क्या बना जा सकता था। लेकिन उस अलार्म को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि उठकर उस सच्चाई का सामना करना, उस पर मेहनत करना बहुत असहज होता है। एकदम सही। स्नूज बटन दबाने वाली ये उपमा इस पूरी स्थिति को बहुत बारीकी से पकड़ती है। वो अलार्म जब बजता है तो वो याद दिलाता है कि वर्तमान जीवन में कितनी कमियां हैं। उस रहस्यमयी आकृति को स्वीकार करने का मतलब है बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेना। मतलब अपनी पुरानी आरामदेह और समझौतावादी जिंदगी को पूरी तरह से तोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। और इसी वजह से वो संदेह पैदा होता है। पलायन का ये मनोविज्ञान कविता के दूसरे हिस्से में और भी गहराई से उभर कर आता है।
हाँ, वो दृश्य जहां आधी रात को वो रहस्यमय और प्रिय आकृति दरवाजे की साकल खटखटाती है। जी, नायक जानता है कि बाहर कौन है। उसे पता है कि वो उसकी अपनी ही परम अभिव्यक्ति है, जो उसे कोई बहुत जरूरी बात बताने आई है। फिर भी वो दरवाजा खोलने से कतराता है। रुकिए, ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है। कोई अपनी ही सबसे अच्छी अवस्था से, अपनी ही पूर्णता से इतना कैसे भाग सकता है कि दरवाजा ही ना खोले? नायक को किस बात का इतना खौफ है? खौफ इस बात का है कि वो पूर्णता उससे क्या मांगने वाली है। नायक खुद स्वीकार करता है कि जब वो आकृति उसे किसी पहाड़ की सबसे ऊंची और खतरनाक चोटी पर ले जाकर छोड़ देती है और कहती है कि पार करो, दूर उस शिखर कगार पर स्वयं ही पहुंचो, तो नायक के पसीने छूट जाते हैं। अच्छा, मतलब वो डर जाता है ऊंचाई से? हाँ, वो कहता है कि मुझे ऊंचाइयों से डर लगता है। स्वयं ही पहुंचो का सीधा सा मतलब है कि कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई दूसरा आकर बचाएगा नहीं। और शायद इसीलिए नायक बहुत ही ईमानदारी से एक बात कबूल करता है जो श्रोत में भी है, कमजोरियों से ही लगाव है मुझको। ये पंक्ति बहुत चुभने वाली है। बहुत ज्यादा। सच। और पूर्णता की राह में जो पहाड़ चढ़ने जैसा संघर्ष है ना, उससे बचने के लिए इंसान अपनी कमजोरियों से ही समझौता कर लेता है। आरामदेह जीवन जीने की आदत कमजोरियों से प्यार करना सिखा देती है। वो जिम्मेदारी के उस भारी बोझ से बचना चाहता है। ये मानवीय मनोविज्ञान की सबसे बड़ी विडंबना है। और इस भागने का, इस पलायन का नतीजा क्या होता है? एक भयानक अपराध बोध। गिल्ट। बिल्कुल, एक ऐसी आत्मग्लानि जो इंसान को अंदर ही अंदर खाने लगती है। क्योंकि दुनिया की नजरों से तो भागा जा सकता है, लेकिन खुद की नजरों से छिपना असंभव है। ये अपराध बोध कविता में एक बहुत ही मार्मिक और डरावने दृश्य में फूटता है। वो बरगद के पेड़ वाला दृश्य ना? हाँ, जब नायक बाहर निकलता है और एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे एक पागल आदमी को गाते हुए सुनता है। वो पागल जो गीत गा रहा है वो सच में बहुत बेचैन करने वाला है। मतलब ऐसा लगता है जैसे वो पागल कोई और नहीं, शायद नायक की ही अपनी दबी हुई आवाज है, जो उसकी निष्क्रियता और स्वार्थ पर सीधा प्रहार कर रही है। एकदम सही पकड़ रहे हैं आप। वो गाता है, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ज्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम। और उसकी सबसे तीखी पंक्ति है, मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। ये जो पंक्ति है ना, मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम, ये महज एक पंक्ति नहीं है, ये एक चाबुक है। हाँ, रोंगटे खड़े कर देती है। ये सिर्फ नायक को नहीं, बल्कि समाज के हर उस सुविधाभोगी व्यक्ति को कटघरे में खड़ी करती है, जो दुनिया के दुखों और अत्याचारों से मुंह मोड़कर सिर्फ अपने स्वार्थ में सुरक्षित बैठा है। मतलब देश मर रहा है, संस्थाएं खत्म हो रही हैं, अन्याय हो रहा है, और तुम चुपचाप जिंदा हो। बिल्कुल, ये उस अपराध बोध की चरम सीमा है जहां इंसान महसूस करता है कि उसकी चुप्पी ही सबसे बड़ा अपराध है। ये आंतरिक डर और आत्मग्लानि इतनी भारी है कि इससे दम घुटने लगता है। लेकिन कविता सिर्फ मन के अंदर ही नहीं रहती है ना, ये अंदर का डर बाहर की दुनिया को कैसे देखता है? बहुत ही भयानक नजरिए से। जब नायक सिविल लाइंस के अपने कमरे से बाहर झांकता है तो रात के 2 बजे सड़क पर एक अजीबोगरीब जुलूस निकल रहा है। श्रोत इसे एक मृत्यु दल की शोभा यात्रा कहता है। अगर आज की भाषा में इसे समझने की कोशिश की जाए तो यह किसी बौद्धिक ज़ॉम्बी एपोकलिप्स जैसा दृश्य है। बौद्धिक ज़ॉम्बी एपोकलिप्स, ये इसे देखने का एक बहुत ही सटीक नजरिया है। क्योंकि इस जुलूस में जो लोग चल रहे हैं वे कोई फटेहाल या आम ज़ॉम्बी नहीं है। जी। नायक जब छिपकर उस जुलूस को देखता है तो गैस लाइट की नीली और डरावनी रोशनी में उसे जो चेहरे दिखाई देते हैं वे शहर के जाने माने पढ़े लिखे और प्रतिष्ठित लोग हैं। यही बात सबसे ज्यादा खौफनाक है। स्रोत के अनुसार बैंड बजाने वाले शहर के प्रतिष्ठित पत्रकार हैं। उनके पीछे चलने वालों में बड़े बड़े आलोचक, विचारक, चमकते हुए कवि, मंत्री, उद्योगपति और यहाँ तक कि शहर का कुख्यात हत्यारा भी शामिल है। बिल्कुल। ये सब कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ मार्च कर रहे हैं। हत्यारे और एक कवि का एक ही जुलूस में होना, ये क्या संकेत दे रहा है? रात के अंधेरे में इनका ये गठजोड़ बहुत डरावना है। इस गठजोड़ को अगर व्यापक सामाजिक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये एक बेहद चिंतित और आत्मविश्लेषी प्रेक्षक की नज़र से व्यवस्था के पतन का नंगा सच है। हम यहाँ किसी राजनीतिक पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये बता रहे हैं कि कविता व्यवस्था को कैसे देखती है। बिल्कुल, हम सिर्फ स्रोत का विश्लेषण कर रहे हैं। दिन के उजाले में ये लोग अलग अलग दफ्तरों में बैठते हैं, बड़े बड़े आदर्शों की बातें करते हैं, कविताएं लिखते हैं, न्याय की दुहाई देते हैं। लेकिन रात के अंधेरे में व्यवस्था के अचेतन स्तर पर वे सब एक ही तंत्र का हिस्सा हैं। और वे एक मृत्यु दल हैं, क्योंकि उनके भीतर की इंसानियत मर चुकी है।
एकदम सही। उनका स्वार्थ नंगा हो चुका है। सत्ता, पूंजी और तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग का ये गठजोड़ ही वो तंत्र है जो आम जनता का खून चूस रहा है। और नायक उनसे इसलिए छिप रहा है क्योंकि उसने उनका ये असली नकाब उतरते देख लिया है। जुलूस में से अचानक आवाज आती है कि इसने हमें देख लिया है, इसे मार डालो। मतलब इस दुनिया में सच जानना और सच का गवाह बन जाना सबसे खतरनाक चीज है। हाँ, सत्य की जानकारी ही उसकी जान की दुश्मन बन गई है। और इसी जानलेवा खतरे से भागता हुआ नायक अंधेरी सड़कों पर दौड़ने लगता है। वो हाँफ रहा है, पसीने से तरबतर है। बिल्कुल। और इस भागम भाग में, इस खौफनाक शहर में उसका सामना कुछ ऐसी आकृतियों से होता है जो हमारी स्थापित मान्यताओं को पूरी तरह झकझोर कर रख देती हैं। वो आध्यात्मिक और राष्ट्रीय मार्गदर्शकों की मूर्तियों के पास पहुंचता है, लेकिन वहां जो दिखता है वो सामान्य नहीं है। यहाँ मैं एक बहुत बड़ी चुनौती या सवाल पेश करना चाहूंगी। आमतौर पर जब भी किसी आध्यात्मिक मार्गदर्शक, महापुरुष या गुरु की कल्पना की जाती है तो दिमाग में एक ऐसी छवि आती है जो बहुत शांत हो, जो सांत्वना दे, सिर पर हाथ रखे और कहे कि सब ठीक हो जाएगा। हाँ, एक फील गुड वाला एहसास। बिल्कुल, एक फील गुड वाला एहसास। लेकिन इस कविता में दृश्य एकदम उलट है। स्रोत में बताया गया है कि नायक भागते हुए बाल गंगाधर तिलक की मूर्ति के पास जाता है। मूर्ति से नीले इलेक्ट्रॉन और चिंगारियां निकल रही हैं, और सबसे भयानक बात, मूर्ति की नाक से लगातार लाल खून बह रहा है। जी। फिर वो आगे गांधी जी को देखता है। वे कोई शांत महात्मा नहीं हैं। वे एक बोरा ओढ़े सर्दी में पूरी तरह कांप रहे हैं। ये आध्यात्मिक और राष्ट्रीय मार्गदर्शक खुद इतने लहूलुहान और पीड़ित क्यों हैं? ये तो शांति के प्रतीक माने जाते हैं। शांति का ये जो फील गुड आवरण हमने इन महापुरुषों पर चढ़ा दिया है ना, मुक्तिबोध उसे बेरहमी से नूच फेंकते हैं। ये मार्गदर्शक पारंपरिक अर्थों में कोई बाबा या संत नहीं है जो मोक्ष का कोई आसान शॉर्टकट दे देंगे। अच्छा, तो फिर वो क्या है? वे भयंकर वैचारिक संघर्ष के प्रतीक हैं। तिलक के नाक से खून बहने का जो बिंब है वो कोई हॉरर फिल्म का सीन नहीं है। ये इस बात का प्रतीक है कि अत्यधिक चिंता, देश और समाज की गिरती हालत को लेकर लगातार सोचने के कारण उनका मस्तक वैचारिक दबाव से फूट पड़ा है। वे आज भी बेचैन हैं। वो तो ये खून असल में उस पीड़ा और बौद्धिक संघर्ष का प्रतीक है। और गांधी जी, वे भी तो पंगु और कांपते हुए दिखाई देते हैं। वे नायक को सांत्वना देने के बजाय कुछ और ही करते हैं। गांधी जी का दृश्य तो और भी ज्यादा गहरा और प्रतीकात्मक है। वो कहते हैं कि दुनिया कोई कचरे का ढेर नहीं है कि कोई भी मुर्गा उस पर चढ़कर बांग दे और मसीहा बन जाए। असली भविष्य तो जनता के गुणों से ही निकलेगा। और इसी बात को साबित करने के लिए वे उस फटे हुए बोरे में से निकालकर एक नन्हा शिशु नायक के हाथों में सौंप देते हैं। रुकिए, गांधी जी एक रोता हुआ, चीखता हुआ बच्चा दे रहे हैं? ये तो हमारी स्थापित छवि से बिल्कुल मेल नहीं खाता। बिल्कुल नहीं खाता है, लेकिन वो और ज्यादा क्रोधित हो उठता है। गांधी जी ऐसा अशांत उपहार क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो शिशु कोई आम बच्चा नहीं है, वो भावी है। भावी मतलब भविष्य? हाँ, वो हमारा आने वाला भविष्य है। और सोचने वाली बात यह है कि जो भविष्य एक हिंसक और स्वार्थी वर्तमान की कोख से जन्म ले रहा है, वो शांत कैसे रह सकता है? बाप रे, ये तो बहुत ही गहरी बात है। वो भविष्य गुस्से में ही होगा। गांधी जी वो रोता हुआ, बेचैन भविष्य नायक के और परोक्ष रूप से पूरे समाज के कंधों पर डालकर चले जाते हैं। सत्य की खोज अब आंखें बंद करके ध्यान लगाने में नहीं रह गई है। मोक्ष अब हिमालय की गुफाओं में नहीं मिलेगा। एकदम सही। सत्य की खोज अब इस बेचैन, रोते हुए भविष्य को बचाने की जद्दोजहद में है। मैं गुफा में पहुंच जाता है जहां से बात शुरू हुई थी। जी, वो वापस वहीं आ जाता है। वहां उसे एक पानी के झरने के नीचे कुछ चमकते हुए पत्थर मिलते हैं। ये तेजस्क्रिय या रेडियो एक्टिव रत्न हैं। उसे अचानक एहसास होता है कि अरे, ये तो कोई मामूली पत्थर नहीं है। इन रत्नों को रेडियो एक्टिव कहना मुक्तिबोध की एक बहुत ही विलक्षण प्रयोग धर्मिता है। रेडियो एक्टिव एक हिंदी कविता में भौतिक विज्ञान का शब्द। हाँ, यही तो खासियत है। जब वो नायक उन चमकते हुए रत्नों को हाथ में लेता है तो उसे समझ आता है कि ये असल में उसके अपने अनुभव, वेदना, विवेक, निष्कर्ष है। ये उसके विचारों की आग है जिसे उसने दुनिया के डर से, समाज के डर से अपनी इस एकांत गुफा में छिपा कर रखा था। इसे रेडियो एक्टिव क्यों कहा गया है? इसके पीछे का विज्ञान समझना जरूरी है। मतलब रेडियो एक्टिव तत्व बहुत शक्तिशाली होते हैं। अगर उन्हें बंद करके रखा जाए तो वे खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन अगर उनका सही इस्तेमाल हो तो वो पूरी दुनिया को रोशन कर सकते हैं। बिल्कुल सही उपमा दी आपने। इंसान के अपने विचार,
दर्द से सीखेगा एक कड़वे लेकिन सच्चे सबक, और समाज को बदलने के जो विवेक निष्कर्ष होते हैं वो भी रेडियो एक्टिव ही तो हैं। लेकिन अक्सर डर लगता है कि अगर हम ये तेज विचार बाहर ले गए तो विवाद हो जाएगा, शांति छिन जाएगी। और इसलिए उन्हें दिमाग की गुफा में कैद रखा जाता है। नायक को भी यही एहसास होता है कि उसने अपने विवेक रत्नों को लोकहित से वंचित कर दिया। इस छिपारे के अपराध बोध का जो प्रायश्चित है वो कविता के बिल्कुल अंतिम हिस्से में एक बहुत ही विहंगम दृश्य के रूप में सामने आता है। गुफा से बाहर शहर का दृश्य अब पूरी तरह बदल चुका है। पूरे शहर में मार्शल लॉ लगा हुआ है। हाँ, वो लाइन है ना, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। ये पंक्ति बार बार एक भयानक वास्तविकता की तरह गूंजती है। बिल्कुल। और इस तबाही के बीच जब गोलियां चल रही हैं, तब शहर का वो तथाकथित बौद्धिक वर्ग क्या कर रहा है? कविता बहुत ही कड़वा सच बोलती है। सब चुप, साहित्यिक चुप और कविजन निर्वाक। वे सब जो दिन में बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब अपनी सुरक्षित जगहों पर दुबक कर बैठ गए हैं। ये सन्नाटा डराने वाला है। जो लोग समाज की आवाज होने का दावा करते थे वे निर्वाक हैं, गूंगे हो गए हैं। लेकिन जो आम जनता है, जो फटेहाल लोग हैं, उनका क्या? वही तो ट्विस्ट है। नायक हैरान रह जाता है जब वो देखता है कि अंधेरी गलियों में जो आम लोग संघर्ष कर रहे हैं, जो नौजवान और मजदूर आगे बढ़ रहे हैं, उनकी मुट्ठियों में वही लाल चमकती हुई किरणें हैं। मतलब उन्होंने उसी के विवेक रत्नों को, उसी के विचारों को हाथों में थाम रखा है, और वे उस भयानक अंधेरे, उस मार्शल लॉ से लड़ रहे हैं। एकदम सही। और यहीं से वो मोड़ आता है जहां नायक की आत्मग्लानि और सत्य की तलाश एक मुकाम पर पहुंचती है। उसे एक झटके में ये बात समझ आ जाती है कि उसकी जो परम अभिव्यक्ति है, जो उसकी सबसे श्रेष्ठ अवस्था है, वो किसी बंद कमरे या रहस्यमयी गुफा में बैठकर नहीं पाई जा सकती। वो तो बाहर है। हाँ, वो अभिव्यक्ति तो बाहर सड़कों पर उस फटेहाल रूप में जनता के संघर्ष में लगातार घूम रही है। इसका मतलब आत्मग्लानि का अंत तभी होता है जब इंसान अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की खोल से बाहर निकलकर समाज के उस व्यापक संघर्ष का हिस्सा बनता है। इस पूरी लंबी मनोवैज्ञानिक यात्रा का यही सार है। हाँ। जब तक वो समाज से कटा हुआ था, वो डरा हुआ था, हर आहट से घबरा रहा था। लेकिन जब वो देखता है कि उसके विचार, उसका विवेक आम जनता के हाथों में हथियार बन गया है, तब वो समझता है कि उसे भी अब बाहर आना ही होगा। उसे अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे। मोक्ष पलायन में नहीं बल्कि भागीदारी में है। बिल्कुल। जब अपनी कमजोरियों से प्यार करना छोड़कर उन पहाड़ों की चढ़ाई का जोखिम उठाया जाता है, तभी परम अभिव्यक्ति तक पहुंचा जा सकता है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटा जाए तो मुक्तिबोध की रचना अंधेरे में महज कोई डरावना सपना या फैंटेसी नहीं है। ये निष्क्रियता से उठकर सक्रियता की ओर जाने की और गहरे स्वार्थ से निकलकर सामाजिक जिम्मेदारी को गले लगाने की एक भीषण मनोवैज्ञानिक यात्रा है। एकदम सही। वो तिलिस्मी खो कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारा अपना अचेतन मन है, जहां हम अपने डर और अपनी संभावनाओं दोनों को छिपा कर रखते हैं। और वो रहस्यमय व्यक्ति कोई और नहीं, हमारी अपनी ही आवाज है, जिसे अक्सर दुनिया की शोर में दबा दिया जाता है। मेरी राय में इस कविता का हर एक बिंब, चाहे वो खून से सने तिलक हो, कांपते हुए गांधी हो या रेडियो एक्टिव रत्न हो, हमें ये याद दिलाते हैं कि सच जानना काफी नहीं है, उस सच के लिए खड़ा होना जरूरी है। क्या बात है, बहुत ही गहराई से समझाया आपने। आज की इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक प्रश्न यहाँ छोड़ना लाजमी है। जी बिल्कुल। हम अक्सर ये मानते हैं कि खुद को खोजने के लिए, सत्य की तलाश के लिए एकांत में जाना पड़ता है, दुनिया से दूर किसी शांत जगह पर ध्यान लगाना पड़ता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी वो परम अभिव्यक्ति, हमारा वो सबसे सच्चा और श्रेष्ठ स्वरूप हमारे भीतर, ये किसी बंद कमरे में नहीं बल्कि बाहर की दुनिया के शोर, लोगों के संघर्ष और उस भारी जिम्मेदारी में छिपा हो जिससे हम लगातार भाग रहे हैं? बहुत ही गहरी बात है ये। इस विचार पर गौर जरूर किया जाना चाहिए। अगली बार जब आधी रात के अंधेरे में अंतरात्मा मन का दरवाजा खटखटाए, तो क्या उस दरवाजे को खोलने की हिम्मत जुटाई जा सकेगी या फिर से स्नूज बटन दब जाएगा? सोचने वाली बात है। आज की इस विस्तृत चर्चा में बस इतना ही।